सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे पहले ही, हमने जिसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा और लिविंग्स क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। ठीक है, तो वो पहले पार्ट में मैंने देखा है, अगर मैंने उसके पहले पार्ट में मैंने वो पढ़ा रखा है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अब हमारे जो स्टार्ट होने जा रहा है जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने देखो वो पुरानी NCERT से पढ़ाया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो व्हाट आर लिविंग, वो मैंने पहले पुरानी NCERT का पार्ट था वो करवाया है। अब मैं नई NCERT से लेके नई जो हमारी NCERT नई अभी मॉडिफाई होकर आई है, उसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड से स्टार्ट है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और अगर जो समझ में नहीं आया मैं वो बोर्ड पे समझाऊंगी, और वरना एक लाइन का मीनिंग जो हमारी NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ चल रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इंपॉर्टेंट कोई लाइन होगी आपको अंडरलाइन करनी है या फिर नोट कर लेना है बुक में या फिर कॉपी में। ठीक है, तो साथ साथ ये चीज़ें करते चलेंगे, और जब मैं पढ़ा लूँगी उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार NCERT ज़रूर रीड करनी है, क्योंकि नीट में आपको पता है NCERT का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और बायोलॉजी का तो 50% बायोलॉजी ही है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट अपना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है, अब देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मतलब कितनी वेराइटीज़ मिल रही है आपको, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इनकी स्पीशीज़ की कितनी वेराइटी मिल रही है आपको। ठीक है, अब देखिए, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत लार्ज वेराइटी में मिलते हैं। ठीक है, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड योर पेस्ट और द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो क्या क्या मिलते हैं हमें, प्लांट्स मिलते हैं और इंसेक्ट्स, बर्ड्स और पेस्ट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एनिमल और प्लांट। And there are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. अब देखो कुछ organisms ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी naked eye, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट वो क्या है, हमारे आसपास है। जैसे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियाज, ये क्या है, हमारे आसपास हैं बट हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन एंड the large range and variety of organism that you see would increase। जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते हैं, अपनी जगह बढ़ाते हैं, कितनी ज़्यादा वैरायटी में आपको, और मतलब कितने लार्ज एरिया में आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपको क्या मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, and you would probably see a much greater number and kinds of living organism and it डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी। ठीक है, अलग अलग तरीके के आपके प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और प्लांट्स से मिलेंगे, और ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, एनिमल्स मिलेंगे, एंड यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। और ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स हैं चाहे जो भी एनिमल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। अब देखो जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ अभी तक नोन है, डिस्क्राइब्ड है या फिर नोन है, जिनको हम जानते हैं, वो कितनी है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को हम जानते हैं। बट अगर आप आगे चलिए, अभी 12th क्लास में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी में आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें है आपका जो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीशीज़ हैं टोटल जितनी है अर्थ पे जितनी स्पीशीज़ हैं वो है आपकी 7.1 मिलियन। और अभी देखिए 7.1 मिलियन में से हमें 1.1 टू 1.8 मिलियन है स्पीशीज़ ही पता है, और बाकी जितनी, अगर आप 7.1 में से 1.8 को माइनस कर दीजिए, देखिए इतनी स्पीशीज़ आपकी अभी भी अननोन है, और जो है अर्थ पे अभी है बट वो नोन नहीं है। ठीक है, this refers to biodiversity or the number of type of organism present on earth। यही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, और कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है इसको शो कर रहा है। और we should remember here that we explore new areas and
and even old one, new organism are continuously being identified। अब देखो ये तो हमें पता है कि हम नए एरिया में जाते तो हमें नई स्पीशीज़ दिखेंगी, बट पुराने एरियाज़ में भी, जैसे हम यहाँ जिस एरिया पे हम जहाँ रहते हैं, अगर हम वहाँ पे भी देखें तो वहाँ पे भी और कितनी नई स्पीशीज़ निकल के आ जाएंगी। मतलब इतनी लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि अगर हम पुरानी जगह पे भी देखें तो वहाँ पे भी हमें कुछ नई स्पीशीज़ मिलेंगी। अगर नई जगह पे देखें तो वहाँ तो ऑब्वियसली बात है नई मिलेंगे, बट अगर हम पुरानी जगह पे भी देखें वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें नया मिल जाएगा जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, एज स्टेटेड अर्लियर देर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमें पता है कि बहुत सारे मतलब मिलियंस में प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे वर्ल्ड में। We know the plants and animals in our own area by their local names। हम उनको किससे जानते हैं? लोकल नेम से जानते हैं। एंड these local names would vary from place to place even within a country। ठीक है, और ये लोकल नेम क्या होते हैं? वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। कोई चीज़ होगी, जैसे किसी चीज़ को यहाँ पे कुछ और नाम से हम बोलेंगे, फिर आगे जाके थोड़ा आगे जाएंगे तो उसको कोई उस लोकेलिटी के लोग उसको किसी और नेम से जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? और प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है नेमिंग, कि हम जैसे हमारी कंट्री में कोई फ्रूट होगा या फिर कोई एनिमल होगा, हम उसको दूसरे नेम से जानेंगे, बट कोई दूसरी कंट्री होगी उसको कोई अलग नेम से जानेंगे। ये कंट्री की बात कि हम अगर एक गाँव ले लें, गाँव में उसको कुछ और बोलेंगे उनकी लैंग्वेज, उनकी लोकल लैंग्वेज में, फिर शहर में आए कुछ और बोलते हैं उनके लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। ठीक है, अब देखो नहीं होंगे हमारे पास एक दूसरे बात करने का, ठीक है, बात करने के लिए या फिर कॉन्वर्सेशन करने के लिए, एंड टू रेफर द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, कि उन ऑर्गेनिज्म को हम किस नेम से रेफ़र कर रहे हैं। अगर हमारे पास हम किसी एक दूसरे से किसी से बात नहीं करेंगे इन बारे में, इस बारे में, तो हमें नहीं पता चलेगा। ठीक हो गया। Hence, there is a need to standardize that naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world। अब देखो इनको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। अब देखो जैसे हमारे गांव में किसी चीज़ को कुछ बोलते होंगे, अगले के गांव में कुछ और बोलते होंगे, शहर में कुछ और बोलते होंगे, फिर कंट्री में उसको किस नेम से जानेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नेम को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जिस चीज़ को हम अलग अलग लोकेलिटी में उसको अलग अलग नेम से जानते हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे कंट्री में उसको एक ऐसा पर्टिकुलर नेम दे दे कि लोकल नेम से तो हम बोलें, बट उसको उसका जो स्टैंडर्ड नेम है उससे सब लोग उसको जाने। यानी कि जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ आम को कुछ और किसी क्या अमिया जैसे कोई बोलता है, ठीक है, अगर वहाँ पे बोल दिया उन्होंने और वैसे उसको आम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर लोग आम बोलते हैं, बट उसको कंट्री में फिर और लोग कुछ अलग नेम से जानते हैं, पूरी कंट्री के लोग अलग अलग नेम से जानते हैं, और फिर अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ और नेम से जानते हैं। तो इसलिए वो सारी कंट्रीज़ उसको एक नेम से जाने और सब लोग एक मेन नेम, एक उसको स्टैंडर्ड नेम दे देंगे, जिसकी जैसे आम का है मैंजीफेरा इंडिका, ऐसा स्टैंडर्ड नेम उसको दे देंगे जिसकी वजह से उसको पूरे वर्ल्ड में उसी नेम से जाने। ठीक है, जैसे आम को जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका के नेम से। उसके बाद आ जाते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। किसी स्पीशीज़ का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेम रखने को ही क्या बोल रहे हैं? नॉमेनक्लेचर, नामकरण जिसको बोलते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। जब ये nomenclature या फिर naming तभी possible है जब हम उसको करेक्टली क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, तभी उसका नेम अच्छे से रख पाएंगे। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएंगे, तभी तो हम उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, उसका नेम रखेंगे। इन ऑर्डर टू facilitate the study numbers of scientists have established procedure to assign and scientific name to each known organism and this is acceptable to biologists all over the world। अब देखो इन्होंने क्या करा, इसमें स्टडी करी, अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको स्टडी करी और सारे साइंटिस्ट ने मिलके डिसाइड किया। ठीक है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया एंड विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखो स्टडी ऑफ प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने बता रखा पूरा साइंस में कितने पार्ट्स होते हैं, फिर बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है बॉटनी
और स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है आपका जूलॉजी, ठीक है। तो देखिए जूलॉजी और बॉटनी, अब जब हम बोलते हैं जूलॉजी और बॉटनी, स्टडी ऑफ दो, बायोलॉजी के दो पार्ट्स हो गए। बायोलॉजी का मतलब होता है बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग्स की स्टडी करना, और लाइफ, बायो का मतलब होता है लिविंग और लाइफ, लिविंग या लाइफ की स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, एक हो गया आपका जूलॉजी, एक हो गया आपका बॉटनी, ठीक है। अब जू देखिए, जू कहाँ, जू में क्या होता है एनिमल्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, नेम से पता चल रहा है जू में क्या होते हैं, और एनिमल्स होते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं जूलॉजी। और बॉटनी की बात करें तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो पूरे दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने आपस में बात करी और डिस्क्राइब किया। जब उन्होंने बोला प्लांट्स के नेम रखेंगे तो उनको बोलेंगे ICBN, प्लांट का नेम जिसमें रखते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंडर पे क्या होगा, जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब उसको सारे लोग एक ही नेम से जानेंगे, सारे प्लांट, मतलब जो भी प्लांट था हम नेम रखेंगे। तो इसमें क्या होता है ICBN, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी की ICZN, ठीक है, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी में फॉर है और जूलॉजी में ऑफ, ओके। तो IC आपको कंफ्यूज करने के लिए दो चार सेम दे देंगे, आपको ढंग से ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर टिक करना है, और जहाँ से क्वेश्चन आएगा यही आएगा। और इससे पहले वाले पैरा में से ये आएगा कि द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ओके। ये है मेन और नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन आपका आएगा। और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मेन टॉपिक आपको अंडरलाइन करने की जहाँ पे ज़रूरत है, नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन की, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ICZN और ICBN हो गया आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN हो गया आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। The scientific names ensure that each organism has only name. साइंटिफिक नेम इंश्योर करते कि उस ऑर्गेनिज्म का नेम सिर्फ एक बार ही वो, और वही नया नाम हो, ये नहीं कि उसको कोई कहीं और भी उस नेम से जानते हैं, कुछ ऐसा नेम रखते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट या किसी भी चीज़ का, उसका ऐसा नेम रखते हैं कि वो कहीं दुनिया भर में कहीं उसको यूज़ नहीं किया गया हो उससे पहले, ऐसा कुछ नया नेम रखते हैं, ठीक है। एंड description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name, and they also ensure that such a name has not been used for any other known organism। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो इंश्योर करते हैं कि वो उस नेम से कहीं और उसको कहीं भी नहीं जानते हो, वो नया नेम होना चाहिए, ओके। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism. Each name has two component। अब देखो नेम जब रखते हैं दो कंपोनेंट है, एक तो जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जब भी नॉमेनक्लेचर जब भी करते हैं, जब भी नेमिंग करते हैं क्या होता है, एक होता है आपका नेम, जब भी रखते हैं एक होता है आपका जीनस, एक होता है स्पीशीज। जो पहला नेम होता है वो जीनस होता है और दूसरा नाम होता है स्पीशीज, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, और जिसको मैंने जीनस बोला उसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम, ओके। This system of providing a name with the two component is called binomial nomenclature। और अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये दिया आपका लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस। देखो बाय मतलब दो, इसमें दो चीज़ आ रही है, एक तो जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट।
ठीक है, तो ये दो चीज़ें आ गई, तो इसको क्या बोला, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किया। और सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया आपका कैरोलस लीनियस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं वो लाइन आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, आप उसको अंडरलाइन कर ले। इसके बाद दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इन बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय दिस बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एंड दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग two words format was found convenient, ठीक है, इसको convenient फाइंड किया। अब हम आगे देखते हैं, let us take the example of mango to understand the way। अभी तक मैंने बताया था मैंगो को किस नेम से जानते हैं पूरे दुनिया भर में, मैंजीफेरा इंडिका। तो जो मैंजीफेरा होगा वो उसका जेनेरिक नेम होगा, मैंजीफेरा जेनेरिक नेम हो गया, और जो स्पीशीज है ये हो गया आपका जेनेरिक नेम, और इंडिका हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। मैंजीफेरा हो गया जेनेरिक नेम और इंडिका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज नेम, ठीक है। अब देखो इसके आगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका, मैंने बता दिया। एक पहला जेनेरिक नेम हो गया, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। लेट अस सी हाउ इट इज बायोनोमियल नेम, एंड इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पीशीज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और स्पेसिफिक एपिथेट और अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेनक्लेचर के 4 रूल है, यूनिवर्सल रूल हैं 4, आपको वो याद करने हैं, ठीक है। ऑप्शन में आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। और एक एक लाइन से जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ वही लाइन आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ या वही लाइन आपको बोल रही हूँ, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट जो आपका जो पहला जो रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। ये क्या होता है, लैटिन से लिए गए हैं, बायनोमियल नेम लैटिन वर्ड से लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। और ये क्या होता है, जब लिखते हैं इसमें इटैलिक में लिखते हैं इसको, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। सेकेंड है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला क्या होता है बायोलॉजिकल नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। Both the words in the biological name when handwritten are separated, underlined or the printed in italic to indicate their Latin origin। अगर प्रिंट करा रहे थोड़ा लैटिन ओरिजिन में, थोड़ा तिरछा होता है उसमें, ठीक है। और अगर हम सीधे लिख रहे हैं तो पहला नेम तो कैपिटल होगा और दूसरा इसका जो भी है स्पीशीज एपिथेट का है वो पहला नेम, जेनेरिक नेम का जो पहला नेम होगा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और देखिए जब अगर हम इटैलिक में लिखते हैं तो अगर प्रिंटेड करवा रहे तो वो इटैलिसाइज्ड हो जाएगा, थोड़ा तिरछा वाला हो जाएगा। और अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हम नॉर्मली अगर हम हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या होगा, हमें इसको अंडरलाइन करना है इनके नेम को, ठीक है, क्लियर। अब देखिए द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा जो होगा आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया था, आप ये गलती मत करना, ठीक है। दूसरा क्या है, स्मॉल लेटर से लिखते हैं इसको। एंड विद स्मॉल लेटर इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका लिन। और इसके बाद क्या होता है, कभी इसके आगे LINN मतलब लिन मतलब लीनियस ने इसकी डिस्कवरी की थी तो साइंटिस्ट का नेम भी लगा दें। ओके, अब ये हो गया आपका ख़त्म आपका नोमेनक्लेचर। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसके आगे का जो पैरा है वो पढ़ती हूँ। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, और ऑथर का नेम उसके स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। जैसे मैंने बोला जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखा, उसके बाद LINN, इसका मतलब यही क्या है, इसकी डिस्कवरी कैरोलस लीनियस ने करी थी। उसके बाद आ जाते हैं, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, और ये इंडिकेट करता है कि जो ये स्पीशीज थी सबसे पहले डिस्क्राइब करी थी लीनियस ने, ठीक हो गया। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make the possible। अब देखो कुछ, अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म का जो इनको नेम देना इम्पॉसिबल सा लगता है, बट इसके लिए एक प्रॉपर डिवाइस होनी चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसलिए हमने इसको क्या करा, एक दूसरा तरीके से इनको पहले क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन है क्या, पहले ये देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। और क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक ग्रुप को एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसमें पूरा ग्रुप आ जाता है क्लासिफिकेशन में, ठीक है।
एंड कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब देखो इसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स। तो ठीक है, हम उनके इजी जैसे जिसके सेम से कैरेक्टर हो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, एक क्लास में रख दिया उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट। अब देखो सबको हम अलग अलग पढ़े तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो डॉग जैसे सारे जो डॉग लग रहे हैं उनको सबको एक कैटेगरी में रख दिया, कैट को एक कैटेगरी में, एक जैसे प्लांट्स जो दिखते हैं उनको एक कैटेगरी में, एक जैसे एनिमल्स जो दिख रहे हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। वरना सबको अगर एक एक को हम देखने लगे तो सबका नॉमेनक्लेचर करना बहुत टफ हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं the moment we use any of these terms we associate certain characters with the organism in the group. And what image do you see when you think of dog? अब देखिए जब आप डॉग के बारे में सोचते हो सीधे डॉग की इमेज बन जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वैसे ही अगर आप कैट के बारे में सोचते हैं, कैट का आपका अगर कैट की इमेज फॉर्म हो जाती है, अगर किसी प्लांट के बारे में सोचेंगे तो प्लांट की इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये यही लिखा है इसमें सब, ठीक है। और अगर आप मैमल के बारे में अगर आपको सोचना है मैमल के बारे में, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ मैमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर्स, ठीक है। अब अगर मैमल के बारे में सोचना है तो एक्सटर्नल बॉडी हेयर और ईयर आपके बारे में आप सोचेंगे। और अभी मैमल का एक कैरेक्टर और होता है मेमोरी ग्लैंड, उसके बारे में आप देखेंगे। एंड लाइकवाइज इन द प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट्स नॉट ऑफ राइस एंड एनी अदर प्लांट। अब देखिए कभी अगर हम सोच रहे हैं वीट प्लांट को सोचे, सीधे हमारे जो ब्रेन में इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, वीट प्लांट की बनेगी, ना ही किसकी बनेगी, वीट प्लांट की ही बनेगी, ना ही हमारे पास चावल की बनेगी, ठीक है, मतलब राइस की बनेगी। उसके बाद देखिए हेंस ऑल दीज डॉग्स कैट्स मैमल्स जिनके बारे में भी हमने बात करी है, वीट राइस प्लांट्स एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरी है, हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए इसको यूज़ करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। अब जो इनके लिए जो जैसे हमने इनकी जो अलग अलग कैटेगरीज कर दी है, डॉग्स कैट वीट ये सारी क्या है, इनको साइंटिफिक कैटेगरी में रखते हैं। इन कैटेगरीज को बोला है इन्होंने टैक्सा, ठीक है। टैक्सा और कैटेगरीज एक ही चीज़ है, आप ध्यान में रखिएगा। Here you must recognize the taxa can indicate categories at very different level, ठीक है। ये टैक्सा ही डिनोट करता है कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल में। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, और प्लांट्स भी क्या करते हैं, टैक्सा फॉर्म करते हैं। एंड वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, वीट भी क्या है, गेहूँ एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स मैमल्स डॉग्स आर ऑल टैक्सा, ये सब क्या है, टैक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल, और आपको पता है डॉग क्या है, एक मैमल है, और मैमल क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। एंड therefore animals mammals and dog represent taxa at different level। और ये एनिमल और जो ये सारे एनिमल मैमल और टैक्सा है ये सब क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे होते हैं। Hence based on characteristics all living organism can be classified into different taxa। अब उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे all living organism को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में अलग कर सकते हैं, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। अब टैक्सा है तो टैक्सा में अगर हम इनको अलग अलग टैक्सा में रखते हैं, टैक्सा की बात जब हम कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, टैक्सा टैक्सोनॉमी। अगर हम इसको अलग अलग उसमें रख रहे हैं, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कैटेगरीज को अलग अलग रखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं, आप साथ साथ में अंडरलाइन करते जाना जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, जो भी ब्लैक पेन से ये ब्लैक उससे अंडरलाइन लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और जहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताती जाऊँगी आपको, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर हम देखें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल के development process and ecological information of the organism are essential and form the basic of the modern taxonomic studies। अगर हम देखें जो डेवलपमेंटल प्रोसेस या फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल टू फॉर्म बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ऑर्गेनिज्म को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिज्म को एसेंशियली बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर्म करनी चाहिए। जैसे हेंस अब देखिए हेंस
कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। अब लाइन आ रही है, सबसे पहले आप देखिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट बेसिक टैक्सोनॉमी, ये पूछा जाएगा बेसिक टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिक टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिक टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग उसमें, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर बात पा रहा है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देख दिए, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया क्या है, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया, फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया, और फिर क्या करा, हाँ फिर लास्ट में क्या करा, नॉमेनक्लेचर उसका करा। अब देखो, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेराइटी और वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। अब देखो, ये कोई नई बात नहीं है टैक्सोनॉमिक, ये कोई बहुत नई बात नहीं है किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन करना कोई नई बात नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या हुए, पहले से ही क्यूरियस रहे नई चीज़ों के बारे में जानने में, या फिर अपने यूज़ के लिए उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करने के लिए नई चीज़ों को कुछ इंसान करते रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, and in earlier days human being needed to find sources for their basic need of food, clothing and shelter, and hence the earliest classification were based on the use of various organisms। इसीलिए देखो, अब पहले का जो स्टार्टिंग का था क्लासिफिकेशन था, वो यूज़ के बेसिस पे था, क्योंकि पहले हमें सबसे पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, इतने घर बनाने नहीं आते थे, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, हमारे पास कपड़े नहीं थे, तब क्या करते थे, बेसिक नीड के लिए चीज़ों की क्लासिफिकेशन किया, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो हमारी बेसिक नीड थी। बट अब आगे और इतना साइंस इतने आगे बढ़ गई है, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो हमें और कुछ नया चाहिए। ठीक है, तो इनके बेसिस पे, तो इसीलिए जो पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था स्टार्टिंग में, वो यूज़ के बेसिस पे, यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बेसिस पे था। ठीक है, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them। human being खाली उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको भी जानने में मतलब इसको भी जानने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आपको आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, लाइट चली गई है क्योंकि, तो लाइट थोड़ा कम हो गई होगी, तो आप लोग मैनेज कर लेना, शायद आवाज़ भी कम आए। इसके बाद देखिए, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज द सिस्टमैटिक्स। और देखो, इसी ब्रांच को क्या बोला है, सिस्टमैटिक्स। देखो, पहले क्या करा, उनको पहचाना, कोई नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, फिर क्या करा, उसका किसी ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई करा, फिर उसके बीच में रिलेशनशिप देखे कैसे हैं, उसके बाद क्या करा, इसी को क्या बोलता है, और इसी ब्रांच को क्या बोल रहा है, इसी ब्रांच को क्या बोल रहा है, जब इसकी स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, चीज़ों को कैरेक्टराइजेशन किया, फिर उसको आइडेंटिफाई करा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया, फिर नॉमेनक्लेचर कर दिया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टम से बिल्कुल चल रहे हैं। एंड द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड से आया है, एंड लैटिन वर्ड एंड सिस्टमा से आया है, एंड विच मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा का मीन्स होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड Linnaeus used a Systema Naturae as the title of his publication। Linnaeus ने एक Systema Naturae एक बुक लिया, उसकी पब्लिकेशन का नाम था सिस्टमा नेचुरे, एंड द स्कोप सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एंड एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। और ये बाद में इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करा, नॉमेनक्लेचर के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, एंड सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जो सिस्टमैटिक्स है इसमें क्या आ जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब हमारे एंसेस्टर से जुड़े हुए कैसे हमारे रिलेशन उनके साथ थे, ये सारी चीज़ें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी यहाँ से आ गया था। ठीक हो गया, तो ये इतना हो गया हमारा। आज हमने देखा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हमने पूरा देख लिया। इससे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ लिविंग, और उसके बाद हमारा बचा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को करने, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी थोड़ा सा है। उसके बाद आपकी जो नई NCERT होगी उसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज किंगडम तक होगा, और जो आपकी पुरानी NCERT होगी उसमें टैक्सोनॉमिकल एड्स भी दिए हुए हैं।
ठीक है। तो आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके नीट में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको देखना है क्योंकि अभी नहीं NCERT में गायब करें, बट आपकी पुरानी NCERT में ये अभी मतलब पुरानी NCERT में थे, तो इसको चेंज हुए ज़्यादा साल नहीं हुए, अभी ये चेंज हुआ है, तो ये हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको रेडी रहना है और आपको इसको ध्यान में रखना हुआ है। और इसके बाद आपको क्या करना, रीड करना है। अगर मुझे टाइम मिला तो कल को फिर मैं ये वाला टाइम मिलेगा तो इसके बाद कल को मैं ये पूरा टैक्सोनॉमिक ऐड और ये आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक तरीके से हम बिल्कुल एक एक चैप्टर को पूरा करते जाएंगे और NCERT के एक एक लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी।